नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी रण की, वोटिंग से पहले अपने अपने दाव की और प्रभाव की, जनता के बीच सियासी दलों के दावों की और चुनावी वादों की। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले सियासी माहौल चरम पर है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दोनों राज्यों में राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विकास और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जनता के बीच जा रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी बदलाव का नारा देकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। रैलियों, रोड शो और आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है, तो वहीं तमिलनाडु में भी चुनावी जंग दिलचस्प मोड पर है। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कड़ी टक्कर है, जहां डीएमके अपनी सरकार के कामकाज को मुद्दा बना रही है, वहीं विपक्ष भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है। दोनों राज्यों में पार्टियां हर वर्ग को साधने में जुटी हैं। महिला, युवा और किसान वोट बैंक को लेकर खास फोकस है। अब घोषणाओं और वादों की बौछार के बीच जनता का मूड क्या होगा, ये मतदान के दिन ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस बार चुनावी बहस का केंद्र सिर्फ विकास या जातीय समीकरण नहीं, बल्कि महिला आरक्षण बिल भी बन गया है और इस मुद्दे ने दोनों राज्यों की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या दोनों राज्यों में सत्ता के समीकरण बदलेंगे, महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या समीकरण बनेंगे और जनता किसके वादों पर कितना भरोसा करेगी। दोनों राज्यों के चुनावी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण के मतदान से पहले सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। आरोप प्रत्यारोप, जनसभाएं, हाई प्रोफाइल रैलियां, रोड शो, सुरक्षा इंतजाम और उम्मीदवारों पर सवाल। मतदान से पहले हर मोर्चे पर चुनावी जंग तेज होती दिख रही है। सभी दल और गठबंधन चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तमाम राजनेता विभिन्न मुद्दों को लेकर मैदान में हैं और मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक साथ, तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में बीजेपी, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ मोदी और दीदी सीधे आमने सामने हैं। बीजेपी अपनी 6 गारंटियों के साथ भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमलावर है और दावा परिवर्तन का है, तो वहीं टीएमसी 200 सीटों पर जीत के दावे के साथ बंगाली अस्मिता, केंद्रीय एजेंसियों और सरकारी तंत्र के चुनाव में दुरुपयोग, महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। उधर तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके, नीत गठबंधन एसपीए और विपक्षी एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने भी अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर 2500 रुपए मासिक महिला सहायता और सोने के सिक्के देने का वादा किया है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में स्टार प्रचारकों और हाई प्रोफाइल राजनेताओं की एंट्री से जहां चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन महिला आरक्षण बिल की बहस ने आधी आबादी को लेकर चुनाव प्रचार को नई दशा और दिशा दे दी है। पश्चिम बंगाल के साथ ही तमिलनाडु में महिला आरक्षण के मुद्दे को सत्ता और विपक्षी दल नारी सशक्तिकरण के बड़े एजेंडे के रूप में पेश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। सभी दलों के अपने घोषणा पत्र में महिलाओं पर अलग फोकस किया है। केस ट्रांसफर, महिला सुरक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व मुख्य मुद्दे बनकर उभरे हैं। बात पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच प्रमुख मुद्दों की करें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच प्रमुख मुद्दे राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था। भाजपा का टीएमसी पर आरोप, बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। टीएमसी भाजपा द्वारा राज्य में अस्थिरता पैदा की जा रही है। भ्रष्टाचार और घुसपैठ, टीएमसी पर भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में कट मनी का आरोप। टीएमसी पर वोट बैंक के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप। महिला सुरक्षा और सम्मान, महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर टीएमसी और भाजपा आमने सामने हैं। केंद्र राज्य विवाद, केंद्र की योजनाओं को लेकर दोनों ही दलों में आरोप प्रत्यारोप। टीएमसी सरकार द्वारा केंद्र की योजनाओं में बाधा डालने का आरोप। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय, टीएमसी पर आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप। भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप। सांस्कृतिक और पहचान की राजनीति, दोनों दल बंगाल की संस्कृति और पहचान को लेकर एक दूसरे पर हमलावर।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच मुख्य मुद्दों में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोप, घुसपैठ, महिला सुरक्षा और केंद्र राज्य के बीच योजनाओं को लेकर टकराव शामिल है। टीएमसी कानून व्यवस्था और विकास पर जोर देती है, जबकि भाजपा कटमनी, तुष्टीकरण और आदिवासी समुदायों की अनदेखी का आरोप लगाती है। इन मुद्दों पर टीएमसी और भाजपा के बीच राजनीतिक रस्साकशी जारी है, जिसमें मां माटी मानुष और विकास के बीच मुकाबला है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, बीते तो 2-3 दिनों में देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी साफ साफ नजर आया है। আর আমাদের রোজ তো ইডিরেট করছে, ইলেকশনের সময় কেন ভাই? তোমার মনে পড়লো তুমি আমাদের এজেন্সিগুলোকে বলছো যারা আমাদের পার্টির কাজ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাও কেন? আর কত অত্যাচার করবেন, আর কত অনাচার করবেন, আর কত ভোট কাটবেন? এরপরে তো এনআরসি করবেন। बात तमिलनाडु में सरकार और विपक्ष के बीच मुख्य मुद्दों और आरोप प्रत्यारोप की करें तो डीएमके की भ्रष्टाचार वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं डीएमके विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित है। सरकार डीएमके के मुख्य फोकस और मुद्दे द्रविड़ मॉडल 2.0, स्टालिन सरकार का द्रविड़ मॉडल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर केंद्रित, हिंदी विरोधी और भाषाई पहचान, केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप, तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा प्रमुख मुद्दा, राज्यपाल बनाम सरकार, राज्यपाल द्वारा सरकार के कामों विशेषकर लंबित विधेयकों में बाधा डालने का आरोप, महिला आरक्षण और राज्य के अधिकार, केंद्र सरकार के खिलाफ महिला आरक्षण बिल का मुद्दा, विपक्ष एआईएडीएमके बीजेपी के मुख्य मुद्दे, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर और पिछले 5 वर्षों में वादों को पूरा न करने का मुद्दा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप, कानून व्यवस्था की स्थिति, नशीले पदार्थों, हत्याओं और पॉक्सो मामले में स्टालिन सरकार पर हमला, महिला सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और सड़क पर असुरक्षा का मुद्दा, केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन, केंद्र सरकार का दावा केंद्रीय योजनाओं में सहयोग नहीं। तमिलनाडु में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान और महिला आरक्षण मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं अमित शाह ने तमिलनाडु में एक चुनावी रोड शो के दौरान कांग्रेस और डीएमके पर महिला आरक्षण को लेकर विश्वासघात का आरोप लगाया। कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को न्याय दिलाएगी। उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उनका बेटा। ऐसी वंशवादी पार्टियां तमिलनाडु के लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं हैं। In the same way, when we were in government at the center, we pioneered Mahatma Gandhi Manrega, which has been destroyed by the BJP. Knows how to look after the poorest of the poor in the state. Is to give every woman 2,000 rupees a month in her bank account. That every woman who buys property for the first time gets to register her property for free. And senior citizens and differently able people will get 2,000 rupees every month into their bank account to support them. We also guarantee that we will fill all government vacancies within 300 days. The interest of Tamil people, protect the language, Tamil language, and ensure that you are always having full representation in the country. पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन और अब इनका बेटा, ये परिवारवादी पार्टियां तमिलनाडु के लोकतंत्र का कभी भला नहीं कर सकती। लोकसभा में जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल कांग्रेस और डीएमके ने बहनों को, माताओं को विधानसभा और लोकसभा ने से वंचित तो किया ही है। इन्होंने 2026 की जनगणना के आधार पर सीटों की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखकर तमिलनाडु की सीटों को कम करने का षड्यंत्र करा।
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य होंगे जिन पर देश भर की निगाहें टिकी रहेंगी। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा अपनी पिछली असफलता को सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके की सरकार का परफॉर्मेंस और एआईएडीएमके की कोशिशें मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। साथ ही जनता यहां बीजेपी का भविष्य भी तय करेगी। अब कल दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और प्रत्याशी डोर टू डोर दस्तक देंगे, लेकिन 4 मई को चुनाव परिणाम के साथ तय होगा कि जनता ने किसे फेल किया है और किसे पास। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो बंगाल और तमिलनाडु का रण है, क्या वाकई सत्ता के समीकरण बदलेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है और दोनों ही स्टेट को आप उठाकर देखिए, यहाँ की राजनीति, यहाँ का सिनेरियो, क्योंकि एक साउथ की राजनीति जो होती है वो बहुत अलग होती है। यहाँ की भाषा को लेकर एक बहुत बड़ी बात जो लगातार चली आ रही है, वहाँ से कहा भी गया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी थोपने की कोशिश ना करे। तो इन सारी चीज़ों के बीच में समझना पड़ेगा कि क्या इस बार कुछ गेन कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि लगातार कहते हैं ना कि ममता दीदी हमेशा सब पे भारी पड़ती हैं। तो इस बार जो वादे किए हैं, जिन योजनाओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर आए हैं, उस पर वाकई में क्या जनता विश्वास जताएगी? सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय अग्निहोत्री। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतशामुल हक, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे मुकेश जायसवाल, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे जावेद अहमद। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अजय जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। अजय जी, आज दो स्टेट एक साथ हैं। हम पश्चिम बंगाल की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, दोनों तरफ के जो समीकरण है बिल्कुल अलग अलग हैं। रही बात अपने अपने संकल्प पत्र की, तो बहुत सारे वादों के साथ आए हैं, चाहे महिलाओं के लिए कोई बात हो, चाहे गैस सिलेंडर को लेके बात हो, तो चाहे राशन को लेके बात हो, सब जगह अपनी अपनी तरीके से बात की गई। और साउथ की तो मैं बात करूं, वहां तो सोने का सिक्का भी देने की बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इन वादों को साथ लेकर कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी? देखिए, इसमें चुनौती की कोई बात नहीं है। आप ये बात समझ कर रखिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के लिए काम करती है और विकास के तर्ज पे ही हमेशा सबका साथ सबका विकास का हमारा स्लोगन है। और अभी पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने अपने जानती है कि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र स्पष्ट से कहा है कि यूथ के लिए जिनकी यहाँ अवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी है, उनको हम भरोसा पत्र दे रहे हैं कि आने के बाद हम लोग उनके लिए एक अनुदान चालू करेंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती है। और यहाँ एक चलन है लक्षित, यहाँ पे लोगों को, जो महिलाओं को यहाँ पे एक अनुदान दिखा, तो हम लोगों ने कहा है कि 3,000 रुपए का, 1,500 में ऐसी कुछ होता नहीं है, तो 1,500 रुपये हमारी सरकार देती जाएगी। वो 1,500 रुपये महिलाओं को उसी महीने से चालू कर देगी। और आने वाले दिन में यहाँ विकास का डबल इंजन की सरकार होगी, विकास यहाँ पर पूरे जोरों पर होगा। और सबसे बड़ा इशू यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। तो लॉ एंड ऑर्डर में आप जानते हैं, हर जगह जहाँ पे पश्चिम में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को सख्त तरीके से मुहैया कराने का हम लोगों ने प्रण लिया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में भी यही होगा, यहाँ दुर्नीति बंद होगी और यहाँ पे एक अच्छा सुशासन राम राज्य कायम। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। कुंडरू पुष्पलीला मैम जुड़ी हैं? चलिए, अभी कनेक्ट नहीं है। जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ, जावेद जी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, मैं दोनों ही जगह की बात करूं, कैसे इस इलेक्शन को एआईएमआईएम निकालेगा? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। हमें उम्मीद है कि बंगाल की जो अवाम है वो हमारा साथ देगी। और हमने, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हुमायूं कबीर को वो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हमने उनसे, जैसे हमें खबर लगी, हमने फौरन अपनी उनसे दूरी बनाई, क्योंकि हम इनके साथ कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी ये बांटो और बांटने की राजनीति करते हैं। जैसे कि अभी बोल रहे थे हमारे बीजेपी के दोस्त
कि डबल इंजन की सरकार हम उनका करेंगे। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि देश का क्या बुरा हाल हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और ईरान ने भी अभी क्या कहते हैं दोबारा वहां पे शुरू हो गया वहां पे लड़ाई कम। और यहाँ पे इसके अलावा और कंट्रियां जैसे सऊदी अरबिया, यूएई जैसी कंट्रियां वो अमेरिका की एयरबेस को बंद करने का ऐलान कर रही हैं। और हमारे जो बीजेपी की सरकार है वो ट्रम्प की सपोर्ट कर रही है, वो ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल इनसे है। गलत नीतियों की वजह से ये देश पीछे पिछड़ता जा रहा है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारे दोस्त कम से कम देश के हित में लेके वो काम करें, हमारी भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह के उल्टे सीधे लोगों को साथ ना दे जो देश के हित में ना हो और देश के खिलाफ हो। और जो बंगाल की जो आवाम है, हमें उनसे उम्मीद है कि हमारी वो साथ देगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुनरू पुष्पिला मैम सुन पा रही हैं मुझे? जल्दी करो, चार्ज बैटरी। बोलिए, पूछिए। हाँ मैम, तमिलनाडु का जो चुनाव है, क्योंकि आप साउथ से हैं, पहले मैं तमिलनाडु की बात करूंगी, वेस्ट बंगाल की बात भी करूंगी, आज दोनों स्टेट हम ले रहे हैं। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में मेरा एक अहम सवाल ये है कि जो घोषणा पत्र है तमिलनाडु बीजेपी का, वो लोटस प्रॉमिस की बात करते हैं, मतलब महिलाओं को बहुत सारा पैसे देने की भी बात है, एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की बात है। दूसरी तरफ एक जो बात आई है, सोने के सिक्के भी मिल रहे हैं इस बार। तो मैम ये वाले दांव पेश तमिलनाडु में कितने सफल होंगे? सफल तो होगा नहीं, तो जैसा बोलते हैं ना, पब्लिक को इतना पैसा देके वोट खरीदने का, जैसे पब्लिक को ऐसा हाथ मुट्ठी में लेने का सवाल कर रहे। बिहार में तो 10,000 डाल दिया, अभी तो यहाँ पर सोना भी आ गया। चलो महिला लोग थोड़ा सा सेंटिमेंटल रहते, वीक रहते, सोच के ये लोग ऐसे प्रॉमिसेस करना दोनों भी गलती है। क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा नहीं होगा कि एक बार वोट खरीद लेके उसके पैसा दे दे के उनका जो प्रॉमिस करते हैं ना, एजेंडा में जो रहता है ना, पॉलिसी मेकिंग में जब इलेक्शन से पहले करते हैं, वादे करते हैं, वो सब भूल जाते हैं। और पब्लिक भी अगर पूछने का हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा लेके आप वोट डाले ना वो लोग, तो इतना दे दिया, आपको क्या पूछने का हक चले गए ना। तो ऐसा ये सब पहचान के भी और रह के भी पब्लिक भी ऐसा गरीबी का उनका जो ये लोग फायदा उठा रहे हैं। और महिला को हराने के लिए महिलाओं का ये सब देना भी बहुत बड़ा क्राइम है। अगर इलेक्शन कमीशन के जगह पे कोई ऐसा व्यवस्था रहना चाहिए, ऐसा देने का योजना के नाम पे या इलेक्शन के टाइम में ऐसे करना, इलेक्शन के जैसा कुछ तो भी कुछ सिस्टम रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना सदा कि इलेक्शन का टाइम बिफोर टाइम में आगे आके ऐसा प्रॉमिसेस करना, कैश के लेवल पे करना, नहीं तो ऐसा अकाउंट्स में डालना, ये सब डेमोक्रेसी को किल करने का है। एक तो खरीदार हो गए, जैसा बिजनेसमैन आते हैं, जैसे एमपी बनना है, एमएलए बनना है, तो पैसे वाला ही आएगा। और वो खरीदार एक एक वोट के लिए इतना अमाउंट डिसाइड करके उनके अकाउंट में डालने का है, बस एक वोट के लिए इतना, फिर 10 गुना उससे फिर वो लोग कमाने का माइंड सेट पे आता है। वो लोग को सेवा करने के लिए थोड़ी आता है, वो बिजनेसमैन खरीदार है और लेने वाला वोटर्स को खरीद लेके पैसा दे दे के खरीद ले रहे। तो आज का सिस्टम में ऐसा हो गया कि कहीं भी नहीं है ऐसा, इंडिया में ही छोड़ा ज्यादा तक ये सिस्टम ऐसा लगातार। अगर बीजेपी सरकार में ज्यादा इतना डायरेक्टली 10,000 डालना या सोना देना, ये भी होने दो, ममता दीदी भी गलत करती है। चाहे वो महिला हो, 3 बार हो गया जीतने के बाद, उसको हराने के लिए बहुत सारे लाख कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। अभी इसमें जो इस बार भी हार गए ना, अभी तो महिला बिल तो हार गया। महिला बिल को असल में हम लोग अगेंस्ट नहीं करे थे, ऑल पार्टी वाला महिला बिल को लाने के लिए जल्दी लागू करना जरूरत था, मगर इन्होंने महिला बिल को सामने लगा के 2 झूठे बिल को भी उसके साथ में पास करने के लिए कोशिश करा। मगर समझदारी से पब्लिक को, हम लोग अपोजिशन वाला राहुल जी उन्हें दो सब लोग पार्टी वाला, इनको ऐसा सबक सिखा दिया। अभी आइंदा भी ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। उनको भी मालूम है, उनका जो है ना मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है मोदी का, 400 पार था वो अलग था, अभी 240 है। 240 वाले में भी इनकी बात मानने वाला तो कम है राखी जी। अभी इतना घमंडी के बात हमेशा का बात सुने तो मुझे तो हंसी आई। ऐसा बोल रहा है हम जीत के आ जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बातें करना, ये डेमोक्रेसी सिस्टम को ये जो है ना, जो गुंडों का राज जैसा कमांड करे जैसा दिख रहा मुझे तो। ये जो डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते राखी जी, फिर भी
पब्लिक भी ऐसा नहीं है कि लेने वालों को ले रहा है, जिसको डाल रहे हैं वो लोग डाल रहे हैं, उनको भी आदत से वो लोग भी अच्छा होशियारी हो गया, क्योंकि पब्लिक इतना इनोसेंट नहीं है कि हमारा पैसा हमको पलटा के दे रहे, भाई ले लेंगे, क्या करने का है, सोना भी ले लेंगे, पैसा भी ले लेंगे, जिसको डालना है उसको डालेंगे। अभी इतने 3 बार भी दिया ना, इन लोग इतने सारे प्रॉमिसेस किए थे, क्यों हार गए थे बीजेपी गवर्नमेंट? अभी भी इस बार थोड़ा सा और ज्यादा करने का कोशिश करता है, करने दीजिए। मुझे तो मैं कंपलसरी बोलती हूँ ना, इस बार भी बीजेपी को तो हारने का ही है ये 2 राष्ट्रों में, क्योंकि वहाँ पर तमिलनाडु वाले वो लोग ब्लैक ड्रेसेस डाल के आए तो काला टीका लगा है, ये तो इंडिकेशन रॉन्ग है बोला। और काला टीका में कनबोरी जी ने कितना अच्छा आंसर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इनको क्या घमंडी है कि प्रोटेस्ट करने का तरीका पार्लियामेंट में सबको रहता है, जिस तरह करना है उस तरह करते हैं ना, उसको ये लेके मोदी जी ऐसा भगवान का जैसा करने जा रहे तो हम रोकने वाले, अरे भैया हम रोक रहे नहीं, हम महिला बिल के लिए हम लोग संपूर्ण हम लोग सपोर्ट करे थे, अभी नहीं थे, पहले से हम ही करे थे। अभी महिलाओं के लिए आंसू बहाना, नाटकबाजी करना, ये सब सामने एक दिखा रहे, बोल रहे, एक कर रहे हैं का बिला बनाने का कोशिश कर रहा है। हम आगे नहीं सुने मैडम, अभी भी कल नहीं तो परसों लोग फिर एक बार रखो, बोलो बिल के लिए हम ही फर्स्ट बोल रहे हैं ना, फिर हम डिमांड भी कर रहे हैं महिला बिल ही चाहिए हमको। उसमें जो है ना ये डिलिमिटेशन का वो बिल, यूजीसी का बिल, ये सब नहीं लगाने का, पहला इसमें 2011 का वो ले लेके उसके हिसाब से हमारा करो, हमको जितना करना है वुमेन बिल को पास करो, हमको जो ही प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो बात है बाहर आके बोल रहा है हम लोगों को विलन बना दिया, अरे हम विलन नहीं है, सेव कर दिया हमारे महिलाओं को, नहीं तो इनका जो माइंड गेम्स है वो अगर बिल पास होता था पूरा महिलाओं का बर्बादी होता था, बचा लिया हम लोग पूरा, फिर लेट हुआ तो परवाह नहीं, उसको तो सही सलामत हम लोग ये महिला बिल सिर्फ महिला बिल पास करना और उसके हिसाब से ही करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं बस। ठीक है मैम, ठीक है, वापस आऊंगी। मुकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है आपकी? आम आदमी पार्टी को मैं कैसे देखूं सर, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के लिए ये दोनों ही राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सारे हो चुके हैं, इसके बाद सिर्फ एक ही राह होगी, वो होगी 4 मई की जब सारे नतीजे आएंगे। तो ये बड़ा एक ऐसा समय हो गया है कि बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं अब चुनाव के। जी सभी को नमस्कार। देखिए तमिलनाडु में तो हमने उनका समर्थन, स्टालिन साहब का समर्थन किया है वहाँ पे, जैसे कि आज अरविंद जी वहाँ पे दिल्ली वहाँ पे तमिलनाडु में रैली करने गए थे, और निश्चित ही तमिलनाडु में एक अच्छी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि निष्पक्ष चुनाव का, क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जा सकती है? इस तरह एफआईआर के नाम पे लाखों करोड़ों लोगों का नाम काटा गया है, और नाम काट के तत्काल में चुनाव घोषित करके न्यायालय प्रक्रिया में चुनाव चल रहा था पश्चिम बंगाल का, उसके पहले उन्होंने चुनाव घोषित करवा के चुनाव रख दी। तो एफआईआर में जो नाम काटे गए हैं, पश्चिम बंगाल में करीब 90 लाख से 1 करोड़ नाम काटे गए हैं, तमिलनाडु में 80 लाख नाम काटे गए हैं, तो इससे क्या उम्मीद करते हैं निष्पक्ष चुनाव की? दूसरी बात यह है घोषणाओं की, घोषणाओं तो पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बताने के लिए कि नहीं है कि हमने क्या काम किया, तो वो पैसे पे बांट सकते हैं कि पैसे पे हम दे रहे हैं, कभी सोना बांटेंगे, पश्चिम बिहार के चुनाव में 10-10 हजार रुपए दे दिए उन्होंने, चलते चुनाव में पैसे बांटे जा रहे हैं। तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आज की स्थिति में चुनाव कब्जा वाले चुनाव हो गए हैं। आप पहले चुनाव होते थे तो लोग जाते थे, लोग समझते थे, जनता समझती थी। आज जैसे भी अचानक आपने संसद सत्र बुलाई है 3 दिन का, आपको पता था कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद आपने लागू नहीं किया। अरे आपने लागू नहीं किया तो संशोधन कैसे कर लोगे किसी चीज का? तो गुमराह करने के लिए जनता के टैक्स का लाखों करोड़ों रुपए 3 दिन सत्र बुला के जो बर्बाद किया, एक माहौल क्रिएट कर रहे थे ये, पश्चिम बंगाल में हो, तमिलनाडु में या 5 राज्यों में, कि हम महिला के, ये जितनी विपक्षी पार्टी है महिला विरोधी है, ये देख रही कि महिलाओं के साथ है। आज तक आरएसएस ने जब से संगठन बना है, किसी महिला को मुखिया बनाया इन्होंने? नहीं बनाया। किसी महिला को गृह मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? बना दीजिए आप किसी को महिला को गृह मंत्री की, आप बना दीजिए किसी और जगह की, नहीं। आप अन्य राज्यों में भी देख लीजिए कितनी महिला मुख्यमंत्री है इनके राज्यों में, ये देख लीजिए। महिला विरोधी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार कहीं बलात्कारी, कहीं महिलाओं का शोषण आपको मिलेगा वहां पर। जो चुनाव, इस बार चुनाव निष्पक्ष चुनाव उम्मीद होने की कम है।
क्योंकि एसआईआर में जो नाम काटे गए हैं उससे आपके सामने रिजल्ट है। इतने घमंड में है भारतीय जनता पार्टी कि हम तो जीत चुके हैं, तो चुनाव क्यों करा रहे? जीत चुके हैं तो जनता के बीच अब ये चुनाव तय कर देगा कि जनता किसको तय करती है। एसआईआर के बाद भी अगर हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग, तो उम्मीद तो छोड़ दीजिए, उम्मीद ही छोड़ दी है चुनाव आयोग से। इस समय तो कठपुतली बन के चुनाव आयोग काम कर रहा है। तमाम बिहार चुनाव में हमने देख लिया, पैसे बांटे गए चलते चुनाव में, वहां पे कंडक्ट ऑफ कोड लागू नहीं हुआ। अभी यही स्थिति तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की स्थिति बन रही है कि वहां पे घोषणाएं हो रहे हैं, वहां पे दंगे हो रहे हैं, वहां पे आज 2 दिन पहले ईडी के छापे पड़ रहे हैं। मतलब चुनाव के चलते चुनाव में आप लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। क्या इसके पहले 3 आपकी सरकारें चल रही थी तब ईडी के छापे नहीं पड़ रहे? जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव होंगे उन राज्यों में ईडी के छापे पड़ेंगे। अभी हमारे यहाँ देख लीजिए, हमने राज्यसभा में हमने किसी को अशोक मित्तल जी के यहाँ छापे पड़ गए ईडी के। एक दिन पहले उनको घोषित किया कि राज्यसभा में मुखिया होंगे ये बोलने वाले, दूसरे दिन छापे पड़ जाते ईडी के। मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप सोचते हैं चुनाव जीत जाएंगे, तो आप दुरुपयोग कर क्या करें? राजतंत्र ले आइए, आप चुनाव जीतते रहिए, जैसे चीन में है, रूस में है, बन जाइए आजीवन के लिए प्रधानमंत्री, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऐसी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिर भी इस देश में लोकतंत्र है, इस देश की 130 करोड़ जनता देख रही है कि कौन महिलाओं विरोधी है, कौन निष्पक्ष चुनाव करा रहा, कौन निष्पक्ष चुनाव नहीं करा। अब इनके ढलते समय आ गए हैं। निश्चित ही इस बार होने वाले 5 राज्यों में, चाहे पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु है, अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुमन जी अनम्यूट करिए। जल्दी। हाँ जी, आ रही आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सुमन जी, 2 बातें हैं। एक तो जो इनके संकल्प पत्र आए हैं, सबके अपने अपने वादे आए हैं, और जिस तरह की बातें की गई हैं, चाहे जॉब को लेकर हो, या फिर राशन की बात हो, या फिर महिलाओं को कोई 3,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, इस तरह से ना अलग अलग सेक्टर में हमेशा ही देखते हैं जब कोई संकल्प पत्र आता है किसी भी दल का, तो सब कुछ समेटने की कोशिश करते हैं। तो ये वाकई में काम करेंगे? क्या यही काम करेंगे, या फिर दूसरा फैक्टर है जो महिला आरक्षण पर समीकरण अभी बने जो हमने देखे, वो कितना प्रभावित यहाँ करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा हो हल्ला ना इससे ज्यादा इसी चीज का हो गया पूरे देश में। तो दोनों चीजों को यदि मैं देखूं कि क्या आपके वादे जिस पर जनता जो है वो भरोसा करके आगे बढ़ेगी, या जो एक बात की गई महिला आरक्षण वाली, ये थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं? कैसे आप देखते हैं वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के इस समीकरण को? देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, 2021 के मुकाबले में इस बार मुकाबला ज्यादा कड़ा और ज्यादा दिलचस्प है। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। उसको लगता है कि और कहीं जीत पाए ना पाए, लेकिन पश्चिम बंगाल को जीतना है। इसलिए चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, मेरे ख्याल वहाँ डटे हुए हैं। और जितनी रैलियां, रिकॉर्ड रैलियां वहाँ पर हो रही हैं, उससे लगता है कि भाजपा ने इस बार इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लिया है। दरअसल भाजपा 2 नैरेटिव बनाने की कोशिश में है पश्चिम बंगाल में। मोदी जी रैलियां करके विकास का नैरेटिव बना रहे हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो आपके प्रदेश का विकास होगा, बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी, बड़े बड़े कल कारखाने लगेंगे। दूसरी तरफ योगी जी और कुछ नेता व भूमिगत संघ के लोग ये माहौल बना रहे हैं कि अगर टीएमसी दोबारा आ गई तो हिंदुओं के लिए यहाँ मुश्किल हो जाएगी, घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ेगा, और जो मूल लोग हैं यहाँ के उनको दिक्कत आने वाली है। ये दोहरी जो एक नैरेटिव बना रही है बीजेपी, इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार भाजपा ने टीएमसी का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। 2021 में अगर देखें तो फर्क ज्यादा नहीं था। 38% वोट टीएमसी को मिला था, 48% मिला था टीएमसी को, और 10% ज्यादा मिला था, कम मिला था भाजपा को। सिर्फ 5% ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाएगा तो उससे चुनाव नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन इस बार ममता ने भी जमीनी स्तर पर काम शुरू किया हुआ, महिलाएं उनके साथ हैं। अगर आप पिछले चुनाव देखें 21 में, करीब 10-15% महिलाएं ज्यादा वोटें उन्हें पड़ी थी। इस बार भी उनकी कोशिश है कि महिलाओं पर उनका पुराना जो अधिकार है
वो बना रहे। जहां तक आपने महिला आरक्षण की बात कही है, महिला आरक्षण गिर गया, सरकार का गिर गया वहां पर। अब सरकार भुनाने की कोशिश में है। वो ये दिखाना चाहती है कि टीएमसी ने, डीएमके ने, कांग्रेस ने, इनने सबने मिलकर इन्होंने जो है वो महिलाओं को जो आरक्षण था उसको पास नहीं होने दिया। देखो ऐसा है, ये जो महिला आरक्षण है इसका आम महिलाओं पर कितना असर है ये तो बाद में पता चलेगा। अब दरअसल में तो जो चुनाव लड़ने वाली महिलाएं हैं, नेत्रियां हैं, दावेदार हैं, एक्चुअली उनको इसका फायदा, इसकी चिंता ज्यादा है कि महिला आरक्षण हो। हालांकि महिलाओं को अगर आरक्षण मिल जाता तो डेफिनेटली इस बार बंगाल में नतीजे बदल सकते थे, महिलाओं का ज्यादा वोट भाजपा को जा सकता था। लेकिन ममता ने इस बार जो है पूरी ताकत महिलाओं पर झोंकी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में होने वाला इस बार वो है 28% मुस्लिम वोट। अभी तक हुमायूं कबीर और आवेसी इकट्ठे हो गए थे ओबीसी, और लगता था कि ये मुस्लिम वोट एकजुट होगा और टीएमसी का नुकसान करेगा। लेकिन हुमायूं कबीर जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं और ओबीसी उनसे अलग हो गए हैं, उससे लगता है कि मुसलमानों के सामने अब जो विकल्प आएगा वो टीएमसी आने वाला है, जिसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अभी भाजपा पूरी कोशिश में है कि टीएमसी का रास्ता रोक दे, और टीएमसी की पूरी कोशिश ये है कि भाजपा जो मर्जी कर ले, चौथी बार ममता मुख्यमंत्री बनेगी। बिल्कुल। तमिलनाडु का सिनेरियो क्या देखते हैं? फिर से एक बार तमिलनाडु डीएमके? में, हाँ, तमिलनाडु में पिछली बार की तरह इस बार डीएमके के साथ जो है वो कांग्रेस खड़ी है और एआईएडीएमके के साथ भाजपा खड़ी है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार भी जो है वो डीएमके और कांग्रेस का थोड़ा सा पलड़ा भारी लग रहा है। जो हालात देखने में आ रहे हैं, जो चर्चाएं आ रही है, अखबारों में आ रहा है, एक्चुअली भाजपा छोटा पार्टनर है वहां पर तमिलनाडु में, और कांग्रेस भी छोटा पार्टनर है। वहां बड़े पार्टनर तो डीएमके और एआईएडीएमके हैं। अब ये देखना है कि इन दोनों में जनता जो है किसको ज्यादा तरजीह देती है। लेकिन ऐसा लगता है इस बार कि हो सकता है कि कांग्रेस और जो डीएमके है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़त ले जाए। लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी तो चुनाव होना है। सही पिक्चर तो 4 मई को ही पता चले। बिल्कुल सही बात है। एहतेशाम जी जुड़े हैं हमारे साथ? चलिए, एहतेशाम जी अभी कनेक्ट नहीं है। एक बार फिर से अजय जी, क्योंकि सभी लोगों की एक एक प्रतिक्रिया आ गई है, और जिस तरीके से सुमन जी भी कह रहे हैं कि हम वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल ये समझे कि एक तरफा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, लगातार रैलियां हैं, लगातार प्रचार है, लेकिन इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता कि ज़मीनी स्तर पर, और जो एक मुस्लिम वोट बैंक की एक बात अभी उन्होंने निकाली, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं हमेशा से। क्या उनका साथ मिल पाएगा, और मिलेगा तो क्यों? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सिर्फ 1, 2, 3, 4 बातों से तो नहीं कोई एक स्टेट को निकाल सकते आप। हर स्टेट की अपनी पृष्ठभूमि है, अपना एक समीकरण है। हर, चाहे वो जातिगत लेकर आप देख लीजिए, चाहे आप काम को लेकर देख लीजिए, चाहे योजनाओं को लेकर देख लीजिए, ये सब बहुत इफेक्टिव होते हैं। जी देखिए, आपको हम बता दें एक बात कि स्पष्ट रूप से ये तो समझी हुई बात है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त आ रही है। कारण हम आपको बता दें कि यहाँ पे पहला है वो है सुशासन। ये सुशासन जो है वो पहला मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर रेप और मर्डर हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सिंडिकेट का राज चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे घोटाले चल रहे हैं, यहाँ की जनता त्रस्त है और ममता बनर्जी की टीएमसी से वो लोग यहाँ से छुटकारा चाहते हैं और चाहते हैं कि एक सुशासन लाने वाली कोई पार्टी हो जो यहाँ पे आके यहाँ का राज चलाए। तो ये पहला है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर पहला ये कहती है कि सबका विकास, इस मुद्दे पर सब जगह पर सुशासन लाने की बात कहकर सुशासन लाती भी, चाहे वो असम देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, अब पश्चिम बंगाल की बात रहेगी। महिलाओं की बात वो कह रहे थे कि महिला को मुख्यमंत्री बनाया, ये धकियानुस की बातें करते हैं। आज देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला है, आज दिया हमारी महिला है, आज उड़ीसा में महिला मुख्यमंत्री है।
ये हमारी सबसे बड़ी फाइनेंस मिनिस्टर आज महिला है, आज देश की राष्ट्रपति महिला है। ये इस तरीके की बातें करके गुमराह करने की चेष्टा करते हैं जनता को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज के सामने जो है उसका इनका ये क्या करेंगे। आज महिला बिल भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी, लेकिन विरोधी ने मिलकर फिर महिलाओं को आज पीछे रख दिया। तो ये तो चीजें महिलाएं देख रही हैं, देश की जनता देख रही है। और सिर्फ महिला ही नहीं, महिला के भाई भी होते हैं, महिला के पिता भी होते हैं, वो इन चीजों को पसंद नहीं करते। तो आने वाले दिन में जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है, जो पार्टी देश के लिए काम करना चाहती है, जो रोजगार लाना चाहती है, जो देश को आज उन्नति के शिखर पर लेकर जा रही है, जो आज इकोनॉमी को चौथे स्थान पर ले गई है, जो आज आरबी को आज चौथे स्थान पर ले गई है, ऐसे पार्टी को लोग सत्ता में नहीं लाएंगे। तो क्या कांग्रेस को लाएंगे, आम आदमी पार्टी को लाएंगे, कि किसको लाएंगे? कि जितने ये घोटाले वाली सरकार चलाने वाले लोगों को लेकर आएंगे। तो जनता आज जागरूक हो चुकी है, जनता जानती है किसको लाना है। और पश्चिम बंगाल में भी जनता ये चाह रही है। यहाँ पे लोग ने लूट का राज बना रखा है। आपने पिछले निर्वाचन में देखा होगा कितना खून खराबा हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में है, एक बूंद कहीं पर भी रक्तपात नहीं होता है, एक जगह पर भी एक खून की बूंद नहीं गिरती है। लेकिन आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में खून की नदियां बहा देते हैं ये लोग सत्ता पे कायम रहने के लिए। और ये लोग बात करते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं। तो वो तो शोभा नहीं दिखती ये बातें इन लोगों को बोलना नहीं चाहिए। जिस तरीके से 300 कार्यकर्ताओं की अभी तक से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या इन्होंने कर दी पश्चिम बंगाल में, उनको जरा सा भी शर्म है। तो आप लोग देखिए विरोधियों का कर्मकांड। आज देखिए केरल में भी किस तरीके से हत्या करवाते हैं ये लोग। ठीक है चाहे अजय जी, बीजेपी ठीक है, बंगाल तो ठीक है, तमिलनाडु में क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए तमिलनाडु की जनता आप देख रही है, जहां भी मोदी जी जा रहे हैं किस तरीके का रिस्पांस जनता दे रही है। जनता रेलवे से भी उठ चुकी है, पहले भी लोगों को देख चुकी है। आने वाले दिन में आप देखिएगा यहाँ पे भी आप जिस तरीके से डीएमके ने भी वही किया, जो महिला विरोधी बिल में साथ दिया विरोधियों का, और घोटालेबाजों के साथ घूमती है, कांग्रेस के साथ घूमती है। तो ऐसे में आप ये जान के रखिए जनता उनके साथ नहीं आने वाली। आने वाले दिन में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह अपनी जीत हासिल करेगी। ठीक है, चलिए खैर नतीजों पे तो सारी चीजें पता चल ही जाएंगी। कुंडरू पुष्पलीला मैम, हमेशा एक बात आती है जब वादों से इतर थोड़ा सा हम चल के समझने की कोशिश करें तो वेस्ट बंगाल तो ठीक है, हम काफी दिनों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि साउथ की जो राजनीति है बड़ी अलग थलग होती है, चाहे वो अपने मुद्दों को लेकर हो, चाहे वो भाषा को लेकर हो, बहुत बड़ी एकजुटता हमेशा यहाँ रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि थोड़ा सा भी यहाँ गेन करेंगे तो वो उनका प्लस होगा, लेकिन क्या ये संभव होगा? अनम्यूट करिए मैम। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भाषा के ऊपर तो तमिलनाडु का है, आप देख चुके हैं। उनका अगर कभी चेन्नई गए तो ना, वहाँ एरिया में इंग्लिश भी पता है, उन लोगों को समझ में आता है, मगर वो लोग दूसरी भाषा बात नहीं करते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग है वो लोग भाषा के ऊपर। उनका राष्ट्र में उनका भाषा ही चलना है, कोई भाषा यूज ही नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश बात करें तो थोड़ा सा बात कर सकते, वो भी ड्राइवर से लेके कैब ड्राइवर से लेके पूरा लोग इंग्लिश में, जो अनपढ़ भी रहेगा इंग्लिश में बात करेगा, नहीं तो उनकी भाषा में बात करना है। दूसरी बात है, और ये तमिलनाडु का एक वो महिलाओं का जितना भी बिल आरक्षण का करने का लाख कोशिश करने के बाद दक्षिण वालों का माइंडसेट डिफरेंट ही रहेगा। देखो हमारा रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था, हमारा जो अभी महिला बिल हो या अगर डिलिमिटेशन हो जाएगा तो हमारा तो जिंदा रह के भी लाश ही लगेगा जैसा रहेगा। क्योंकि अगर बिल बन गया था परसों, अगर पास होती थी, इतनी बैड सिचुएशन रहती थी कि उत्तर प्रदेश, आने वाला उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में या बॉम्बे उस तरफ का नॉर्थ वालों का सीटें बढ़ जाते हैं। हमारा क्या बढ़ता है, हमारा पॉपुलेशन कम है, उसके हिसाब से हमारा को कम सीटें मिलते हैं, तो हमारा वैल्यू ही नहीं रहेगा। हमारा जीएसटी, हमारा पैसा ज्यादा लेते हैं, सेस हमारे से ज्यादा लेते हैं, मगर गिनती में नहीं आते हैं हम लोग।
ये लोग इतने होशियारी से करने का कोशिश करे हैं, तो महिला बिल हम अगर करें तो अभी का सिस्टम चले तो प्रॉब्लम नहीं था। मगर ये दक्षिण का माइंड ऐसा है कि हम लोग एक बार दिल में रख लेते हैं कि अगर ये ऐसा बोलते हैं ना, यूनिटी में भी तो हम लोग बहुत स्ट्रांग डिसीजन रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देखो ना, इतना दक्षिण में एक बार भी पावर में नहीं आएगा, आगे भी नहीं आएगा। हमारा तेलंगाना में बीजेपी है, आंध्र प्रदेश में भी तेलंगाना के साथ में आंध्र प्रदेश में भी है। अभी 3 बार मोदी वहां सर प्रधानमंत्री बने, यहाँ पर तो इतनी बैड सिचुएशन है। तो मोदी का सरकार नहीं है, वो बीजेपी पार्टी का कभी जिंदगी में आने का नौबत है, नहीं आएगा वो लोग, क्योंकि हम लोग मानेंगे नहीं कि रिलीजन के ऊपर, कैस्ट के ऊपर, हर तरह का ये जो करते हैं ना, हमारा सेकुलर का माइंड है हमारा। तो हम लोग हर लोगों को मिल जुलने के रहते हैं ना। ये लोग जो जहां वहां होशियारी से कर रहे हैं ना, या उत्तर प्रदेश में वहां पर चलेगा होगा, मगर दक्षिण में नहीं होगा। मैं लिख के देती हूँ, बोल के बार बार क्यों बोल रहा हूँ, गारंटी से बोल सकती हूँ कि ये दक्षिण में बीजेपी का सरकार कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हमारा तेलंगाना राष्ट्र में और आंध्र प्रदेश राष्ट्र में, चाहे वो लोग सपोर्ट भी करने दे, गवर्नमेंट का मदद कर रहे चंद्रबाबू नायडू, फिर भी वहां का तो हाल बेकार है। इतना बैड सिचुएशन रहेगा वहां पर, जीतने का उम्मीद कभी भी नहीं रहता मैडम। ठीक है, बस ठीक है मैम। मुकेश जी, ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, वेस्ट बंगाल के लिए तो सब बहुत सारे समीकरणों पे बात कर देते हैं, लेकिन तमिलनाडु या साउथ की राजनीति पर इस बार की चीज़ें क्या कुछ डिफरेंस होगा। जैसे कुंडू पुष्पिला मैम बोल रही हैं, वो वहीं से बिलोंग करती है, उन्हें ऐसा लगता है, और ये हमेशा आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है। तो चाहे गठबंधन में आप समर्थन भले ही कर रहे हों, लेकिन क्या विपक्ष की भूमिका में, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से AIADMK के साथ चले जाकर, क्या कुछ बड़ा अचीव कर पाएगी या नंबर ऑफ सीट्स भी निकाल पाएगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो वहां नहीं दिख रहा है मैडम। मैं बता रहा हूँ कि तमिलनाडु की बात करें तो 27 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है मिलजुल के। तो दक्षिण भारत में तो मुश्किल है कि ये कुछ कर पाए, निश्चित है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कुशासन की देख लो, पश्चिम बंगाल में बहुत बुरा कुशासन है। तो कुशासन की परिभाषा क्या है? मध्य प्रदेश के चंबल में खुलेआम एक ट्रैक्टर सरकारी कर्मचारी को दबा के मार दिया जाता है रेत माफिया के द्वारा। मध्य प्रदेश के रीवा में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, नर्मदा जी के किनारे, जहाँ पे पश्चिम विधानसभा है और यहाँ के लोग निर्माण मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री, उनकी विधानसभा में खुलेआम रेत निकाली जाती है और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। शराब बेची जा रही है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खुले में मांस मदिरा नहीं बेची जाएगी। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में खुलेआम मांस बेचा जा रहा है। तो कुशासन की क्या बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के कुशासन की बात करिए, पश्चिम बंगाल तो छोड़ दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरे हाल है। आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की छोड़ दीजिए, तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है और पिछले 3 बार से ममता जी को उन्होंने CM बनाया है और ममता जी को वहां पे महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। इस बार भी ममता जी वहां पे CM बनेगी। और इसी तरह तमिलनाडु की बात कर लें, ये कितने भी जुमलेबाज दे दें, चाहे कितना भी जुमलेबाजी कर लें, लेकिन अब समय से जनता समझने लगी है। तभी देश में इस बार चाह के भी ये संशोधन बिल को पास नहीं कर पाए, 3 दिन का सत्र बुलाने के बाद भी। तो उसी तरह आज देश की जनता जो है सारी चीजों को समझने लगी है। छल बल से चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, और निष्पक्ष चुनाव होगा तो निश्चित से जनता की सरकार बनेगी। जिस तरह 3 बार से ममता जी वहां CM है, तमिलनाडु में इटालियन जी भी वहां पे सरकार चला रहे, इसी तरह बाकी सरकारें भी जनता की सरकार चलेगी, ना कि जुमलेबाजों की सरकार चलेगी। ठीक है मुकेश जी। जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जावेद जी, जैसे आपने कहा था कि हुमायूं कबीर के साथ हम लोग अलग हो गए और हम इस तरह से कहीं किसी के साथ नहीं जाएंगे, AIMIM अपने अलग ही वर्चस्व के साथ है और उम्मीद है कि नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सवाल इस बात का है कि पिछले बार के इलेक्शंस को उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सीट्स बढ़ी थी, हम इस चीज को भी नहीं नकार सकते हैं। तो जब किसी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा ग्राफ ना हो और वो धीरे से बढ़े,
तो हम ये कैसे अभी मान ले कि ग्राफ और डाउन होगा? हो सकता है लगातार और मेहनत करी है तो बढ़ जाए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि वोट्स इधर-उधर होंगे तो किसके पाले में जाएंगे, और वेस्ट बंगाल में तो है कांटे का मुकाबला, इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात कर रही हूँ, लगता है ग्रोथ और हो पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ और हो पाएगी। वो सबसे बड़ा रीजन ये, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जैसे अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकारें, हमारी ग्रोथ देखो, और बाकी जो दूसरी सरकारें हैं वो झगड़े फैला रहे हैं, कितने लोगों को मार रहे हैं। यही काम तो बीजेपी कर रही है। जहां जहां इनकी सरकारें, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, इनकी तो मेजोरिटी की सरकार है दिल्ली के अंदर, और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे क्राइम क्यों नहीं रोकते? हरियाणा के अंदर भी आप देखो। तो ये सब बेकार की बात कर रहे हैं ये लोग कि इतना ना करेंगे, तो जनता को ये सारी चीजें पता है और वो ये चीजों को फेस कर रही है। इसलिए अगर मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो ये इनका आना मुश्किल है। अगर ईवीएम में कोई टेक्निकली कुछ इशू होगा तो ये इनके आने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे हमें नहीं लगता कि ये आएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जावेद जी, हम ईवीएम को लेके कब तक सवाल खड़े करते रहेंगे? रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है ना। इतने बार से आप वेस्ट बंगाल में देखिए, 3 बार से ममता दीदी हैं, सबसे बड़ी बात तब है, ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं हुआ। इलेक्शन पिछली के बार भी तो बीजेपी की सीट बढ़ी थी, तो इस बार ऐसा क्यों हम माने? या हम तमिलनाडु ही उठा के देख लीजिए, वहां के भी आप देखिए कितनी बार भारतीय जनता पार्टी आ गई। आप खुद सोचिए, तो हम कैसे मान लें कि ईवीएम के खेल यहाँ पर चलेगा? क्योंकि वहां पे बीजेपी पहली बार ज्यादा सीटों पे आई है, क्योंकि वहां पे लोगों को पता नहीं। लेकिन जहां बीजेपी ऑलरेडी सरकार में है, या उनकी सीएम है या मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पे लोगों को पता है कि ये किस तरह काम करते हैं। लोगों की शिकायतों पे कोई सुनवाई नहीं होती, बुरे हाल हैं हर जगह के। मैं दिल्ली का भी बताता हूँ, दिल्ली के अंदर जगह जगह हालत खराब है, रोड टूटे हुए हैं, कचरा फैला हुआ है, और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये राइट्स भी करवा रहे हैं। जैसे त्रिनगर का मामला हो गया, या उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पे ये हिंदू मुस्लिम करा रहा है। और जगह क्यों नहीं हो रहा जहां पे इनकी सरकार नहीं है? इन्हीं की सरकार में ही क्यों हिंदू मुस्लिम होता है? क्योंकि इनका सिर्फ एक ही मंशा है कि बांटो और राज करो, दंगा फैलाओ और मुसलमानों को टारगेट करो। इनका मिजाज ही यही है कि हम इस तरह करेंगे, और जो इनके सामने बोलने की हिम्मत रखेगा उस पे ईडी का छापा या किसी का छापा, ये झूठे मुकदमों के अंदर ये फंसाने का काम करते हैं। ठीक है जावेद जी। एहतेशाम जी भी जुड़ गए। एहतेशाम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, जी आवाज क्योंकि आ रही है। एहतेशाम जी, काफी देर से आप कनेक्ट हुए हैं, तो एक बार, क्योंकि बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं अब हम वोटिंग के, मुझे लगता है 1-2 दिन और उसके बाद चुनाव प्रचार थमेगा, और उसके बाद बस इंतजार होगा। डोर टू डोर दिग्गज कितना जा पाते हैं, कितनी चीजें होंगी, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन जितने भी संकल्प पत्र में बातें रखी गई हैं, जितना महिला आरक्षण के बिल को बहुत तेजी से खाइप मिला, और जितना विरोध के रूप में भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों पर है, कितना प्रभावित करेगी? मैं ये सवाल वेस्ट बंगाल के लिए भी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं तमिलनाडु के बारे में भी जानूंगी, वहां के समीकरण आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, महिला बिल लेकर के जो परिस्थिति 15, 16, 17 जिस हिसाब से बुलाया गया, ये सडनली इस हिसाब से नहीं होता। ये कहीं न कहीं राजनीति की, समझ लीजिए, ये दर्शाता है कि राजनीति पूरी महिला के नाम में भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। हम लोगों ने, देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारी राज्य की, राखी जी, हमारी राज्य की मुखिया ममता बनर्जी महिला है। हमारे राज्य के युवा, समझ लीजिए, जो राज्य के सभापति है वो महिला है। हमारे राज्य में देखिए, भारत में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, 240 एमपी कैंडिडेट उनके पास में है, लेकिन उनके पास में 31 एमपी है। हमारे पास 29 एमपी है, जिसमें 11 एमपी महिला है। तो हमने 38% के हिसाब से हमारे पास में है। अब आइए आप, हमारी पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने जा रहा है राकेश जी, 294 विधानसभा में हम लोगों ने 52 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। तो महिला के लिए हम लोगों ने जो आवंटन, जो 1500 रुपया देकर लक्ष्मी भंडारा, 1700 लक्ष्मी भंडार देते हैं, 2,42,00,000 माताओं बहनों को हम लोग डायरेक्ट अकाउंट में 1500 रुपया और 1700 रुपया डायरेक्ट देते हैं। महिलाओं के नाम में भारतीय जनता पार्टी से, समझ लिए, बड़ी बड़ी बात करता है। हमने कन्याश्री, युवाश्री, समझ लिए, आनंद धारा, शिक्षा श्री,
जय बंगला पेंशन योजना, सबला योजना, द्वारे सरकार, ये सिर्फ माताओं बहने के लिए हमारी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने हमारी पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों के लिए किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज उनके पास में 545 समझ लिए कि हमारे पास में पर्याप्त एमपी है, तो इसमें 33% देना चाहिए। आप क्यों नहीं दिए 33%? लेकिन महिला के नाम में सिर्फ राजनीति करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, इनको यहाँ सरकार बनाने की ये सपना देख रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सपना साकार राखी जी नहीं होगा। और चौथी बार हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ में ममता बनर्जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है, हमने पूरे लोगों के साथ में हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से काम किए हैं। हमारी जो जनता है, हमने योजना का समझिए बता नहीं सकते हैं। आज 42 लाख युवा को जो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर करके बेकार बैठा हुआ है, उसके अकाउंट में 1500 रुपए डायरेक्ट हम लोग अकाउंट में देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहनी और करने में फर्क है। उनकी जुमला है, ना 15 लाख आया, न 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार मिला, ये सिर्फ बहाना है। और इनको जो है डिलिमिटेशन इनको करवाना है, मकसद यही है। और पश्चिम बंगाल में ताकि क्या है कि उत्तर बंगाल जो हमारा है उसको ये काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार से जोड़ के जो हिंदी भाषी है, जहां समझ लिए हिंदी भाषी के ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको काट कर करके ये चाह रहे हैं कि हम उधर जो है, आज देखिए साउथ में भी इनकी कुछ भी ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जमीन नहीं है साउथ में, ना बंगाल में है। तो उस हिसाब से ये पिछले दरवाजे से ये डिलिमिटेशन की कोशिश समझिए की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में सपना साकार नहीं होगा। आज देखिए एहतेशाम जी, तमिलनाडु पे भी आज क्या देखिए, तमिलनाडु में सरकार भारतीय जनता पार्टी का समझिए उनका सपना देखने के बराबर है। तमिलनाडु में जो अभी मौजूदा सरकार है, हम समझते हैं कि एनडीए वहां कांग्रेस और उनके साथ में जो है उनकी भारी वहां पर समझिए कि जीत होने वाली है। आप लोग जैसे मीडिया, जो सेक्युलर मीडिया आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिख रहे हैं, और पूरे 5 जगह में जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा जो है देश के लोगों के सामने में रखी जी आ गया है। ये सिर्फ जुमले की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। ये महिला के नाम पे महिला को ठगने का काम कर रहे हैं। आज इनके पास 31 एमपी है, क्यों भाई? आपके तो पास 100 से आंकड़ा बेसी होना चाहिए। आप महिला का ज्यादा दर्द की बात करते हैं, लेकिन महिला सिर्फ एक बहाना है। और महिला के नाम पे देश के लोगों को भ्रमित करना है और बेवकूफ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों, आज 2014 के बाद क्या परिस्थिति हमारे देश में है? आज 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज पर निर्भर कर रहे, तो देश की दुर्गत। आज देखिए हमारे यहाँ रसोई गए माताओं बहनें आज परेशान है। भारतीय जनता पार्टी आज देखिए गुजरात के किसी शहर, सूरत में पता नहीं किस शहर से हजारों हजार की संख्या में लोग वहां से प्लान कर रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। माइंड को डाइवर्ट करना है। रसोई गैस के बारे में कोई विपक्षी पार्टियां हमसे सवाल ना करे, ये एक इशू बना दिया महिला को लेकर करके। आज देखिए कितने लोग प्लान कर रहे हैं। राखी जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग कह रहे हैं कि मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। इस तरह की परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को ठग रहे हैं, महिला को। और ये जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका परिहार, ये जुमला है। ये हम दो हमारे दो, ये बड़े लोगों के लिए काम करते हैं। गरीब को और भी समझिए गरीब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल क्लास का जो भी व्यापारिक है, उनकी सब समझिए अवस्था खराब है। जी राखी जी। ठीक है, सुमन जी, एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी, ओवरऑल कंक्लूजन हम यदि निकालें। देखिए सबके अपने अपने वादे, मैंने शुरुआती इससे करी थी, पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो दोनों ही स्टेट का हम देख पा रहे हैं, हर चीज़ को लेकर, चाहे वो आरक्षण पे हम बोल ही चुके हैं, हम सुन ही चुके हैं। देखिए प्रभाव तो पड़ता है, चाहे देश में कोई बात हो रही हो या किसी स्टेट में कोई बड़ी घटना हो जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसको आजकल हर चीज़ को राजनीतिकरण जरूर होने लगा ना। कहीं कोई किसी भी सरकार पर बात आएगी तो उसको ऐसे प्रोपेगेंडा विपक्ष कर देता है, या मान लीजिए कहीं विपक्ष की सरकार है तो उसको सत्ता पक्ष कर देता है। तो ये सारी चीजें कितनी ओवरऑल प्रभावी होंगी और प्रभावित करेंगी?
देखिए, चुनाव इस बार अंतिम चरण में पहुंच गया है। जो माहौल बनना था वो काफी बन चुका है। मतदाताओं ने भी अपना मन तकरीबन बना लिया है। जो मौजूदा इसका अगर हम कुछ निष्कर्ष निकालें तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा आगे जरूर बढ़ेगी, लेकिन सत्ता की चाबी उसके हाथ में आएगी, इसमें कोई गारंटी वाली बात नहीं है। तमिलनाडु में ऐसा लगता है कि भाजपा को थोड़ी दिक्कत रह सकती है और वहाँ डीएमके और कांग्रेस जो है वो सत्ता बना सकती है। मेरा एक छोटा सा सुझाव है तो हंसी मजाक का, लेकिन मजेदार ये है कि अगर चुनाव ये 5 साल की बजाय 1 साल में होने लगे विधानसभा चुनाव तो लोगों को बड़ा फायदा होगा। बिहार में चुनाव आया, 10,000 रुपये हर महिला को मिल गए। पंजाब में चुनाव आया, बिजली फ्री 1,000 रुपये हर महिला को। हरियाणा में चुनाव आया, 2,100 रुपये हर महिला को। तमिलनाडु में सोना देंगे। बताओ, इससे बढ़िया और क्या है? हर साल अगर चुनाव होने लगे तो मजा आ जाएगा। फिर तो ये जो रेवड़ियां बटेंगी इसका फायदा तो आम आदमी को होगा। तो मेरी सरकार को एक सुझाव है कि विधानसभा चुनाव 5 साल के बजाय हर साल करवा दिया करो। और मुझे ऐसा लगता है आपकी बात सुन के कि यदि सर ऐसा कभी होने लगा इन फ्यूचर, वैसे तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, पर ऐसा होगा तो हर साल सरकार भी बदलेगी सर। 1 साल ये 1 साल ये, ऐसा सिनेरियो भी देखेंगे। ये इसमें कोई दोहरान नहीं है। तब इलेक्शन का जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, 1 साल में अगर अंडरस्टैंडिंग में चलेगा ना, 1 साल तो छोड़ो, 2 साल तो भी रखेंगे, परवाह नहीं। 2 साल में तुम भरो, 2 साल हम भरेंगे। चलो मैडम जी का करने का सुझाव ठीक है, 2 साल कर दो, कोई नहीं, 2 साल कर दो, क्या परवाह दिक्कत? नहीं, 2 साल में करे तो ना फायदा क्या है? पब्लिक को जाना है, लूट के आने वाला आता है, पब्लिक का पैसा लूट के आने वाला वो एमपी बनते हैं, तो वो बांटने में लिए उनका पैसा खाने का है ये लोगों को भी इरादा। तो अपन का पैसा पलटा के अपन को दे रहे ना, फायदा पब्लिक को होएगा ना भैया। तो आप अच्छी कहा, हम भी वही बोल रहे हैं। हमारे तो तेलंगाना में क्या बोलते हैं मालूम है? जिंदगी भर इलेक्शन रहना, 20-20 दिन तो खाना पीना पुकड़ में, बिरयानी पैकेट्स खाना, और से जो भी वाइन शॉप में जाएंगे ना, कौन सा तो भी ब्रांड ले लो आप, और बकरिया घर पे जाएगा और चिकन, लाइव चिकन चली जाएगा। 20 दिन तो इतना मजा लूटेंगे वो लोग, गरीब लोग, पूछो मत। और पैसा पैकेट में पहुंच जाएंगे। आप बीजेपी वाला कितना देंगे, कांग्रेस वाला जो भी हो, ऐसा अरे दे रे दे भैया, सब लोग दे, हमारा घर पे तो भी पहुंच रहे। इलेक्शन तो सुमन जी, इसीलिए जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व। इतना सब कुछ मिलता है सब तरफ से, तो एक बड़े त्योहार जैसा होता है। खैर ठीक है मैम, त्योहार ही है इलेक्शन का मेन है, त्योहार है राखी जी, त्योहार ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं है पार्टी वाला कितना पैसा डालता है, डालो भाई, खाएंगे हम भी खाएंगे। मैम चलिए, समय की सीमा है, करोड़ों लूट के आने वाले। फिलहाल इस चर्चा को रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल एक नज़दीक आखिरी चरण में ये चुनाव पहुंच चुका है और बंगाल और जहां तक तमिलनाडु की बात है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होंगे। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से ही मुश्किलें रहेंगी, बात आज की नहीं है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत भी गेन करती है तो क्या बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ये देखना पड़ेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है तो बिल्कुल यहां पर कांटे का मुकाबला है। पिछली बार नंबर ऑफ सीट्स भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी थी, लेकिन क्या ममता दीदी को उतनी टक्कर दे पाएंगे मोदी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।